So first find the loss of energy when B and C stick together. सर 1/3 1/3 बाकी भी करने तो चेक करो, गलत लग रहा है शायद आंसर। 1/3 seems to be very small answer, but पता नहीं, हो भी सकता है, बाकियों को भी करने दो। 3 जूल लग रहा है, 3 सर जूल 3 आ रहा है, सर 3 आ रहा है। 3 is a better answer। आपने वेलोसिटी जिसने 1/3 निकाला है ना, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंसिडर नहीं किया होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 3 है, 1 नहीं है। मतलब जब v1 माइनस v2 करोगे तो उसको 3 लेना है। हाँ जी सर, वो एरोस पे गलती से रह गया। बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला जो होगा दैट इज, अगर आपको याद है इसको हमने एक बार रोटेशन में भी लिखा था, हाफ म्यू इनटू v रिलेटिव का स्क्वायर। तो अगर ऐसे v रिलेटिव लिख लोगे फिर गलती के चांस कम हो जाते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी है 3, so this is the loss of energy। then find the impulse imparted to A। so change in momentum of A निकालो जब ये combined mass it collides with A। 12/5। दोनों ऑप्शन है, 12/5 भी है ऑप्शंस में, -12/5 भी है। तो A का मोमेंटम बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम हो रहा है। ओके सर। फाइनल मोमेंटम इनिशियल से कम है, तो इट विल बी Yes, -12/5। यस सर। बिकॉज अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, वेलोसिटी ऑफ B प्लस C आफ्टर कोलिजन अगर निकालनी है, तो इनिशियल मोमेंटम है 1 × 1 so v is -1 meter per second। this is velocity of B and C combined when B and C collide with A। when B and C collides with A, तो conservation of momentum is, momentum of A is 2 × 1 plus 3 × -1 is equals to 5 × V। So final velocity comes out to be -1/5 meter per second। Impulse imparted, impulse imparted is final momentum of A minus initial momentum of A, so -12/5 Newton second। Next is body is thrown vertically upwards। Body is thrown vertically upwards from ground with a speed of 10 meter per second। If coefficient of restitution, सर वर्टिकली अपवर्ड के बाद क्या बोला था? with a speed of 10 meter per second,
if coefficient of restitution of ground is E is equal to half, find the total distance traveled by the body before it stops and find the time elapsed after the ball has been thrown when it is at a maximum height for the third time. अब हमारे पास एक सिंपल कंसेप्ट होता है कोलिजन्स का. अगर मैं ई की टर्म्स में एक बार रिवाइज करा दूं, अगर आपको भूल गया वो कंसेप्ट, तो नॉर्मल अगर हम किसी बॉडी को थ्रो करते हैं, सो इट गोज अप. अगर ये वेलोसिटी u से ऊपर जाएगी तो व्हेन इट रिटर्न्स इट्स वेलोसिटी विल बी u ओनली. बट इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, आफ्टर कोलिजन इट्स वेलोसिटी विल बी eu. तो ये थोड़ा कम हाइट तक ऊपर जाएगी. नेक्स्ट टाइम इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी दैट विल बी e स्क्वायर u. और जो हाइट का फॉर्मूला होता है, पहली बारी हाइट का फॉर्मूला हम लिखते हैं, हाइट इज h1 जो होगा दैट इज u स्क्वायर बाय 2g. सेकेंड टाइम इट विल गो अप बाय e स्क्वायर u स्क्वायर बाय 2g, एंड थर्ड टाइम इट विल गो बाय e4 u स्क्वायर बाय 2g. हमें e गिवन है, h1 हम निकाल सकते हैं. अगर हम बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं तो दिस विल बी 10 स्क्वायर बाय 20, मतलब 100 बाय 25 मीटर ऊपर जाएगी. अगली बारी e स्क्वायर इंटू 5, फिर e4 इंटू 5. तो हमने थर्ड टाइम वाली हाइट बतानी थी बेसिकली. एक तो ये बताना है, सॉरी टाइम बताना है यहाँ तक पहुंचने का. और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फर्स्ट टाइम कितना होगा, t1 विल बी 2u by g. सेकेंड टाइम इट विल बी 2u by g. थर्ड टाइम इट विल बी 2e square u by g. अब ए पार्ट था फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट स्टॉप्स. तो स्टॉप कितनी कोलिजन्स के बाद होगी? इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट जीपी वाले फॉर्मूले से हो जाएगा. इनफाइनाइट जीपी बनेगी. तो डिस्टेंस निकाल लो कितना. पहली बार ये h1 तक ऊपर जाती है, फिर h2, फिर h3, ऐसे इनफाइनाइट जीपी बन रही है. तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड ये t1 प्लस t2 प्लस t3 का सम बताना है कितना है. सर t5 सेकेंड आएगा. कितना? 7/2. 3.5 क्या निकाला है, डिस्टेंस या टाइम? टाइम. चेक करो, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें कहाँ गलती होगी. 3.5 नहीं है, थोड़ा सा एरर है. चेक करो, मैथ्स में गलती की होगी. Time when it is at the maximum height for the third time. सर डिस्टेंस 40/3 है. Distance 40/3 है, ठीक है. 13/4.
That will be T1 plus T2 plus T3 by 2 because पूरा नीचे नहीं आना ना, सिर्फ ऊपर तक ही जाना है. So अगर मैं U by G को कॉमन ले लूँ, it would be 2 plus 2E plus E square. So 10 by 10, 2 plus 1 plus 1 by 4. सर 13/4 है. 13 by 4 seconds. So 3.25. आपने वो नीचे आने का भी ले लिया होगा साथ में. आने वाले भी. नेक्स्ट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है इनफाइनाइट में. पहली बारी h1 ऊपर गई, h1 नीचे आई, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2h1. नेक्स्ट इट विल बी e square into 2h1 plus e4 into 2h1 and so on. Infinite GP. So basically it's 2h1 1 minus e square. And h1 is v square by u square by 2g. So it will be 2 1 minus 1 by 4. And h1 is u square by 2g. That means 5. So 10 upon 3 by 4. 40 by 3 meter. सर एक बार टेस्ट के भी डिस्कस कर दोगे, वो जो कुछ समझ नहीं आ रहे थे. कर दूंगा. Next देखो. A small block of mass 2m initially at rest. Initially at rest at the bottom of fixed circular vertical track. Fixed circular vertical track of radius r. The contact surface between सर रेडियस क्या बोला था? radius r. The contact surface between mass and loop is frictionless. सर मास एंड Loop is frictionless. A bullet strikes and gets embedded in it. A bullet strikes and gets embedded in it. And the block and bullet circle the loop. Determine minimum initial speed of the bullet. Minimum initial speed of the bullet if block and bullet are to successfully execute a complete ride of the loop. डायग्राम गिवन है साथ में क्वेश्चन में. सर बुलेट का मास दिया है? दे दो, डायग्राम में दिया है सब. हमें दिया है कि इस फॉर्म में एक ब्लॉक है जिसका मास 2m है. एक बुलेट जिसका मास m है, वेलोसिटी v0 है. It strikes this block and gets embedded in it. हमने बताना है कि बुलेट की मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो so that it complete the vertical circle. So basically vertical circle का एक concept use हो जाएगा that body will complete vertical circle only if velocity at lowest point is root 5 gr. अब वो string से attach हो तो हमने किया था. अगर ये string से attach नहीं है तो भी same ही velocity चाहिए होगी.
हम नॉर्मल लेते हैं कि मोशन इन वर्टिकल सर्कल जब हमने डेरिवेशन की थी कि अगर कोई बॉडी स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो इसकी लोएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल इट √5 g। मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्रिंग नहीं है, ऐसे ही बॉडी ने लूप करना है तो भी √5 g ही चाहिए। और एक इसमें वेरिएशन और आती है, स्ट्रिंग की जगह रॉड है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए? रॉड के केस में कम चाहिए होगी, लेकिन ऊपर वाले में सेम। रॉड की कितनी चाहिए होती है? √4 g। रॉड के केस में √4 g। स्ट्रिंग है या नहीं अटैच टू √5 g। तो मतलब कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है दैट शुड बी एटलीस्ट √5 g। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम निकाल सकते हैं कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। सो हमने एक तो ये निकालना है बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। सो कर दो सॉल्व, इजी है ये तो। √45 g यार। Yes, sir. √45 √45 g। बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बुलेट का mv0 ब्लॉक का 0, फाइनल मोमेंटम इज 3v', तो v' is v0/3। To complete vertical circle, v0/3 should be at least equal to √5 g। सो मिनिमम चाहिए तो √45 g है, बिकॉज √45 g आ रही है, इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो सकती है। Next to write a smooth sphere A of mass 0.1 kg, सर एक बार रिपीट कर दो। smooth sphere A of mass 0.1 kg is moving with a speed of 5 meter per second when it collides with another smooth stationary sphere B. When it collides with another smooth stationary sphere B, A comes to rest after the impact and E is equals to half. Find the mass of B, its speed just after the impact, and its speed after the impact. Sir, if it's Find the mass of B, its speed after impact, and the magnitude of impulse during collision. And magnitude of impulse during collision. अब जो हमने इन इलास्टिक कोलिजन में फॉर्मूला लिखा था फाइनल वेलोसिटीज का, उससे भी कर सकते हो, जो मैंने आपको कहा था याद रख लेना फॉर्मूला, या आप ई के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। सिर्फ ई का फॉर्मूला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
बिकॉज इफ यू रिमेंबर तो हमने फॉर्मूला लिखा था v1 is equals to आप इन फॉर्मूलाज का डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो. बिकॉज 1D में कोलिजन दिया, हेड ऑन कोलिजन दिया, हमारे को U2 दिया बिकॉज सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, M1 दिया है 0.1 kg, U1 दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और E दिया है हाफ. हमने M2 बताना और V2 बताना और हमें V1 दिया है 0 बिकॉज हमें दिया फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन. So V 2.5 meter per second. V 2.5 मीटर पर सेकेंड. Yes, sir. V2 point. और फर्स्ट फॉर्मूला से M2 आ और जाएगा, mass 0.2. मास 0.2. देखो बाकी सब लोग भी जिनका नहीं आया अभी. Yes, so mass 0.2. बिकॉज V1 0 तभी आएगा इफ M1 माइनस EM2 इज 0. तो M2 इज M1 by E. सेकंड वाले की 0.5 होगा मास. सो मास इज 0.2 kg एंड V2 निकालना है हमने, तो V2 इज सर क्वेश्चन में ई गिवन था. E तो गिवन ही है क्वेश्चन में. E नहीं होगा फिर तो निकालनी. जी सर. अगर हमारे पास E नहीं होगा फिर हम सॉल्व नहीं कर सकते. बिकॉज अगर हमें मास भी नहीं पता और E भी नहीं पता फिर तो वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट राइट. Two masses A and B are connected with inextensible string of length L and lie on a smooth horizontal plane. सो स्ट्रिंग के बाद क्या बोला आपने? Two masses A and B connected with an inextensible string of length L lie on a smooth horizontal plane. A is given a velocity of 5 meter per second. Sorry, A is given a velocity of V meter per second along the ground perpendicular to AB. Along the ground perpendicular to AB. As shown in figure. Find the tension in the string during subsequent motion. Find tension in the string during subsequent motion. हमें दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो बॉडीज हैं ए एंड बी.
इसका मास m, a का मास 2m. This is, and they are connected by a string of length L. हमने इसको velocity दी v, perpendicular to the string. तो हमने बताना है what will be the tension in the string during subsequent motion. Inextensible string है, means its length is not going to change. So inextensible string है, what will be the tension in the string in subsequent motion. कैसे करोगे? क्या है आंसर? बेसिकली मेरे को ये बताओ कि जब आप इसको वेलोसिटी दोगे, जस्ट आफ्टर यू गिव इट अ वेलोसिटी, इसका पाथ फॉलोड क्या होना चाहिए? मतलब अगर इस इंस्टेंट पे इसका पाथ फॉलोड पूछो, इंस्टेंटेनियस पाथ, तो कौन सा होना चाहिए अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है? विल इट मूव स्ट्रेट लाइन में या कर्व में? कर्व.
curve. में we say it's an instantaneous circular path of radius r. r इस केस में l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अच्छा, अगर मैं इस इंस्टेंट पे जब मैंने इसको वेलोसिटी दी, अगर मैं टेंशन मार्क करूं तो इस पे टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग इधर, इस पे टेंशन इधर. तो अगर मैं आपसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है, बिकॉज इट्स प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वेट इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, उसको लेने की जरूरत नहीं है. एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी T/m. and acceleration of a will be t by 2m. a की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, b की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी? ऐड हो जाएंगे. रिलेटिव एक्सेलरेशन इस ऐड हो जाएंगी, तो इट विल बी 3 by 2 t by m. And as instantaneous path followed is circular, मैंने ये क्यों निकाली रिलेटिव एक्सेलरेशन? बिकॉज मैंने ये मान लिया कि अगर बी रेस्ट पे है तो ए उसके अराउंड सर्कल में ही मूव करेगा हमेशा. रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है ना, मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर निकालता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैंने एक को रेस्ट पे मान लिया और दूसरा सर्कल में मूव कर रहा है. या अगर मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूँ तो मैंने बी को रेस्ट पे मान लिया और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ए सर्कल में मूव कर रहा है. तो अगर मैं इसको लेता हूँ से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड है 3t by 2m. एंड टेंशन का रोल क्या है इसमें? टेंशन ये एक्सेलरेशन कौन सी है? दिस इज Centripetal. 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 acceleration. That is, this is equals to v square by r. तो टेंशन कितनी हो गई? 2m v square by 3r. रेडियस इस केस में कितना है? L. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. So this will be the tension in the string, 2m v square by 3l. सर बस एक बार ये भी बता दो, वो सर्कल क्यों माना है? बिकॉज इंस्टेंटेनियस है ना, टेंशन तो चेंज होती रहेगी हर पॉइंट पे, तो हमें बताना है आफ्टर टेंशन बतानी है सब्सिक्वेंट मोशन में. तो सब्सिक्वेंट मोशन जैसी भी हो पर दोनों के बीच में क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो अगर मैं एक को रेस्ट पे मान लूं, दूसरा हमेशा उसके अराउंड सर्कल में ही मूव करेगा. ओके सर. सर्कल की कंडीशन होती है ना कि दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगा अगर एक मूव करे तो. यस सर, ठीक है सर. A sphere is released from rest. A sphere is released from rest in the position as shown. And strikes the block B which is at rest. And strikes the block B which is at rest. E is equal to 3 by 4. And coefficient of kinetic friction between B and surfaces, coefficient of kinetic friction between B and surfaces 0.5. Determine the velocity of A just after the impact. Determine the velocity of A just after the impact and maximum displacement of B.
after the impact. Maximum displacement of B after the impact. आपको डायग्राम ऐसे गिवन है. यहाँ पे एक ब्लॉक ए है. A sphere, it strikes a block B which is placed over here. और इसका मास दिया 4 kg. हमें बताना है what will be the velocity of A just after the impact and B कितना distance travel करेगा. Velocity of A हम निकाल सकते हैं. अगर ये हम L लेते हैं तो velocity of A before impact this will be root 2gl. तो हमें collision से पहले A की velocity पता है. हमें collision के बाद बतानी है. इसका mass given है 2 kg. Mass of A. करो solve. दोनों की velocity निकाल लो v1 v2 and you can use this is a head on collision so you can use this formula. ये formula use करना है तो कर सकते हो v1 v2 का, because इसमें भी b rest पे initially u2 0 है. u2 0 है तो v1 v2 निकाल लो. आपको m1 m2 और e पता है. m1 m2 e और u1 सारी values पता है. फाइन v1 and उसके बाद फिर kinematics लग जाएगी. क्या सर है 2 पहले की माइनस कीजिए, माइनस अंडर रूट कीजिए. किसकी velocity 2 kg मास मिलेगी आफ्टर कोलिशन. कितनी बताई आपने. अंडर रूट कीजिए, माइनस अंडर रूट कीजिए. चेक कर लो कोई गलत लग रही है. सर अंडर माइनस अंडर रूट ऑफ 5/6 आई मेरी. -5/6 ये ठीक है, बिकॉज मेरा आंसर आ रहा है -√d/12 तो 5/6 ही बनेगा वो. -√5/6 v1 की वैल्यू. सर सेकंड चीज क्या पूछी है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय b बिफोर स्टॉपिंग. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ b बतानी है ना, तो b की वेलोसिटी निकाल लो कोलिजन के बाद कितनी है, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 और रिटार्डेशन कितनी लेंगे. म्यू के एम जी. म्यू के g, म्यू के mg तो फोर्स हो गई. यस सर म्यू के जी होगी, डिवाइड कर लूंगा. ओके.
सर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट क्या है? वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट कितनी आई है? सर √g/2। √g/2 गलत आ रही है। किसकी? v1 v2? v1। v1 is -5/6। हमारे पास ये फॉर्मूला है v1 का, बिकॉज u2 रेस्ट पे है, तो v1 is m1 - em2 into u1 upon m1 plus m2। u2 0 है। सर डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर है। अप्रोक्सीमेटली आएगा, हाँ। और हमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया था 3/4 upon m1 plus m2 is 6। So 2 minus 3 is minus 2gl/6। सर डिस्टेंस 183 मीटर है, 183.75। Distance is approximately 1 meter। v2 similarly निकालेंगे तो v2 is तो ये आ रही v2 की वैल्यू। और फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला v2²/2 mu kg। v2² is 49/16 g/3। So 49/48। So approximately 1 meter। नेक्स्ट राइट। सर बैक कर दूं? A stream of particles, each of mass m, a stream of particle each of mass m moving with velocity v with number of particles per unit volume n strike a wall, with number of particles per unit volume n strikes against a wall at an angle theta
strike against wall at an angle theta to the normal elastically. Find the pressure exerted by the stream on the wall. Find the pressure exerted by the stream on the wall. You have to find the pressure exerted. So force per unit area निकालना है basically. When the particles collide with the wall, what will be the force exerted? So wall vertical है कि horizontal? Vertical. वॉल जब तक नहीं दिया होगा हम वर्टिकली लेंगे हमेशा, बट खैर उसे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आप ग्राउंड लोगे तो ग्राउंड पे भी प्रेशर उतना ही आएगा. सो बेसिकली प्रेशर निकालना है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स निकालनी है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम. 2 nm cos theta. नहीं, ये तो डायमेंशनली गलत है. सर टाइम गिवन है इसके अंदर. नहीं, पर यूनिट टाइम निकालना है ना. फोर्सेस चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. एक पार्टिकल नहीं है, सर पार्टिकल्स. तो इसका आंसर 2v स्क्वायर cos थीटा nm आया मेरा. 2v स्क्वायर cos थीटा nm नहीं, थोड़ी सी गलती रहेगी. 2mn v square cos theta. यही तो उसने बताया, उसने भी यही बताया. 2mn v स्क्वायर cos थीटा. इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, इट्स अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स व्हिच आर स्ट्राइकिंग. सर m किसका मास दिया? m एक पार्टिकल, stream of particles each of mass m. जैसे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आ रही है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए हैं, इट्स n. It strikes this area A. हमें ये एरिया ए लेना है या एरिया का कंपोनेंट लेना है जो स्ट्रीम के परपेंडिकुलर है, अगर प्रेशर निकालना है तो.
सर कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला। हमें एरिया का एक कंपोनेंट लेना है जो स्ट्रीम के परपेंडिकुलर है। बट पहले अगर हम बेसिक चीज़ें कर लें, अगर हम मोमेंटम को लेते हैं, दैट एक पार्टिकल को लेते हैं, सिर्फ एक पार्टिकल कंसिडर करें विच इज एट एन एंगल थीटा विद नॉर्मल, तो इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। कौन सा कंपोनेंट चेंज करेगा, कौन सा नहीं करेगा? पी cos थीटा चेंज करेगा, पी sin थीटा नहीं। तो वी कैन से चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल इज one particle is 2p cos theta. Number of particles per unit volume. This is given as n. We can say particles whose distance from the wall is less than VDT will strike the wall in time dt. So number of particles striking को हम ले लेंगे. Number of particles striking is n into a VDT और एरिया का सिर्फ कंपोनेंट लेना है cos थीटा. सो फोर्स हो जाएगी number of particles striking into change in momentum of one particle upon dt. And pressure is force over area. So you will get 2nm v square. cos की जगह यहाँ पे cos square थीटा आ जाएगा बिकॉज वो दो बार ही cos थीटा आ रहा है. एरिया का भी कंपोनेंट लेना है. ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो. ये पेपर में कभी नहीं आया, पर इस पे न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल हो तो वो cos स्क्वायर थीटा लेना होता है बिकॉज एरिया का भी कंपोनेंट लेना होगा विच इज नॉर्मल टू द स्ट्रीम. सर एरिया का कंपोनेंट नहीं समझ आ रहा क्यों लिया, वो हमने फोर्स का कंपोनेंट। प्रेशर की तो हमने डेफिनेशन लिखी थी. प्रेशर की डेफिनेशन यही लिखी थी कि फोर्स exerted perpendicular to the area. ये से तो हमने वॉल के परपेंडिकुलर ले तो लिया कंपोनेंट फोर्स का। हमें सारे पार्टिकल्स नहीं लेने ना बिकॉज इंक्लाइंड आ रहे हैं, सारे एक साथ नहीं पहुंचे ना. अगर देखो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ तो ये सारे पार्टिकल्स जो इस पॉइंट पे थे वो यहाँ तक एक साथ हैं. उसके बाद ये तो पहुंच गया वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, ये थोड़े टाइम के बाद ये टाइम डिफरेंस आ रहा है ना इनमें. ओके सर, ठीक है सर। पैरेलल पार्टिकल्स है वो एक साथ स्ट्राइक नहीं करते, इसलिए हम एरिया का कंपोनेंट लेते हैं. समझ आ गया सर, ठीक है सर, ये गलती हो रही थी। तो इसलिए इसको याद रख सकते हो इस कंसेप्ट को, बिकॉज ये कंसेप्ट +2 में जाके भी लगेगा जब आप रेडिएशन प्रेशर निकालोगे. तो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस, ग्लास सरफेस, तो उसमें भी हम cos स्क्वायर थीटा लेके सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट सर राइट. हाँ जी. यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम 2p cos थीटा कैसे लिया है? बिकॉज p cos थीटा एक पार्टिकल का मोमेंटम है. हम लेते हैं कि अगर ऐसे वॉल है तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स हैं, p cos थीटा परपेंडिकुलर टू द वॉल, p sin थीटा पैरेलल टू द वॉल. बिकॉज हमें दिया है कि व्हेन इट कोलाइड्स तो जो फोर्स एक्ट करेगी वो सिर्फ परपेंडिकुलर टू द वॉल ही एक्ट करेगी. तो ये जो p sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये तो अनचेंज रहेगा. तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इस फॉर्म में हो जाएगा. ये इनिशियल था, फाइनल इधर. इसके भी दो कंपोनेंट्स p cos थीटा और p sin थीटा. तो p sin थीटा तो चेंज नहीं किया और p cos थीटा की डायरेक्शन बदल गई, तो चेंज विल बी 2p cos थीटा.
बिकॉज पहले था p cos थीटा टूवर्ड्स राइट, फिर हो जाएगा p cos थीटा टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट लिखो, टू पार्टिकल्स। सर एक बार ये दोबारा समझा दो थोड़ा सा इसका नीचे वाला पार्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग वाला। नंबर ऑफ पार्टिकल स्ट्राइकिंग में हम एरिया का कंपोनेंट लेते हैं, बिकॉज हमने लेना है कि जो एट द सेम टाइम स्ट्राइक करेंगे। एट द सेम टाइम स्ट्राइक वो करते हैं पार्टिकल्स जो मतलब जो P1 पे था, P1 से P2 तक अगर मैं डिस्टेंस लेता हूँ से VDT, जी सर। तो ये डिस्टेंस भी VDT होगा। तो हमें सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ये एरिया नहीं लेना। यहाँ पे तो अलग अलग टाइम पे स्ट्राइक कर रहे हैं पार्टिकल, तो हमें परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम जो एरिया उसको लेना होता है, जी सर, थैंक यू। बिकॉज ये वाले रीजन में जो पार्टिकल है ये नहीं कंसिडर करने। नेक्स्ट, two particles each of mass m are connected by light inextensible string, are connected by light inextensible string of length 2L. Initially, they lie on a smooth horizontal table at point A and B, distance L apart. Particle A is projected across the table with speed u. Across the table with speed u. Find the speed of second particle when it begins to move. If the direction of u is A part along BA and इफ second part डायरेक्शन, क्या बोला सर? उनकी बात क्या बोल रहे थे? find the speed with which B begins to move if direction of U is A part along BA and B part is at an angle of 120 degree with AB. At an angle of 120 degree with AB. And C part is perpendicular to AB. ठीक है, हमें बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, दो पार्टिकल्स ए एंड बी हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं जिसकी लेंथ 2L है, बट इनिशियली वो ए और बी पे लाई करते हैं और ए और बी के बीच में लेंथ L है, मतलब ये लूज है स्ट्रिंग। तो हमें बताना है पहले केस में, एक केस में हमें दिया है कि अगर हमने ए को वेलोसिटी u दी अलोंग ए बी, तो बी की वेलोसिटी कितनी होगी जब वो मूव करना शुरू करेगा। वो मूव करना कब शुरू करेगा, जब स्ट्रिंग की लेंथ, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 12 2L हो जाएगा। दूसरे केस में हमें क्या है कि हमने ए को वेलोसिटी दिया एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ए बी, ए बी के साथ 120 डिग्री का एंगल, मतलब इधर इसको वेलोसिटी दी u। और तीसरे केस में क्या है, जब हमने इसको वेलोसिटी दिया परपेंडिकुलर टू ए बी। तीनों केसेस में बी की वेलोसिटी बतानी है व्हेन इट बिगिंस टू मूव। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, व्हेन इट इज गिवन वेलोसिटी अलोंग ए बी। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा,
जब B मूव करना शुरू करेगा तो A और B की वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट? सेम अलोंग स्ट्रिंग। Along the string velocity same होती है. So using conservation of momentum, you can say final momentum mv1 plus mv1 is equals to initial momentum mu, तो v1 is equals to u by 2. ये तो आसान था. So velocity of B when it begins to move is u by 2. Second part है when it moves at an angle of 120 degree. Say B है A और ये 120 डिग्री का एंगल. B मूव करना शुरू करेगा when A has reached point A dash such that this length is 2L. इस केस में along the string velocity सेम होनी चाहिए. तो ये velocity तो u है. Along the string मतलब इसके दो कंपोनेंट्स u के. अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस विल बी u cos थीटा एंड u sin थीटा. सो b की वेलोसिटी कितनी होगी? हमने बताना है वेलोसिटी ऑफ b. cos थीटा कैसे निकलेगा पहले तो ये बताओ मेरे को. अगर ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी? हमें दो साइड्स दी हैं और एक एंगल पता है, तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? We can So say वो 2L upon sin 120 is equals to L upon sin theta. ये कैसे सर? So साइन sin फॉर्मूला will be sin 120 by 2. साइन रूल लगा दिया ना. लेंथ अपॉन ऑपोजिट एंगल मतलब 2L के ऑपोजिट एंगल 120 है, तो 2L अपॉन sin 120 is equals to ओके L. सर, ठीक, समझ आ गया सर। सब conservation of momentum लगाओ. Just apply the conservation of momentum and try to find the answer. सेम कंसेप्ट लगा दो ना. mv2 plus mv2 is equal to mu cos theta. So if you can apply, find the value of v2. So you can say sin theta पता है तो cos theta कितना हो जाएगा? sin theta होता है it's perpendicular over hypotenuse. ये साइड √3 है, ये 4 है, तो this will be 16 minus 3 √13. तो cos theta is √13 by 3. So √13 by 4.
conservation of momentum is mv2 plus mv2 is equals to mu cos theta. So v2 is equals to u cos theta by 2. U cos theta by 2 means root 13 by 8 meter per meter per second. और सिमिलरली परपेंडिकुलर के केस में भी कर सकते हैं, उसमें तो और आसान एंगल्स हो जाएंगे, बिकॉज अगर परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ये डिस्टेंस L है, दिस इज 2L, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, दिस एंगल इज 30, तो u cos 30, u sin 30, and mv3 plus mv3 is equals to mu cos 30. So v3 is equals to u cos 30 by 2. U cos 30 by 2 means there's root 3 by 4 into u. समझ आया? बेसिक कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग शुड बी सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स. तो मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग द स्ट्रिंग लगा रहे हैं. ये पॉइंट मैंने कोई लिखाया था, याद है क्या था एक कंसेप्ट? अगर स्ट्रिंग से अटैच्ड है तो टेंशन किस डायरेक्शन में होगी? टेंशन की डायरेक्शन कौन सी होती है स्ट्रिंग में? अलोंग द लेंथ या परपेंडिकुलर टू द लेंथ? along the length. इसमें जो भी इम्पल्स है, इम्पल्स बिकॉज ऑफ द टेंशन. बी जो मूव करेगा वो टेंशन इन द स्ट्रिंग के कारण मूव करेगा. तो अपना पीछे वाला एक लेक्चर देखना, उसमें मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि मोमेंटम परपेंडिकुलर टू द टेंशन विल नॉट चेंज. तो यू साइन थीटा तो चेंज हो नहीं सकता. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लगा दिया कि जस्ट बिफोर द बी बिगिंस टू मूव मोमेंटम इज mu cos 30. आफ्टर बी बिगिंस टू मूव मोमेंटम इज mv3 plus mv3. क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. Then you can write next. A sphere of mass m is moving with velocity 4i cap plus 3j cap minus 5k cap. When it hits a smooth wall and rebounds with velocity 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. Find the impulse it receives and coefficient of restitution between. सर तो एक बार rebound velocity के बाद क्या बोला था? Find the impulse it receives and coefficient of restitution between sphere and the wall. And coefficient of restitution between sphere and the wall. Impulse तो सीधा सीधा निकल आएगा. Change in momentum is impulse. इन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना सिखाया था, ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट लेके कैसे निकालते थे. बिकॉज वॉल तो रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट in the direction of impulse means final velocity in the direction of impulse upon initial velocity in direction of impulse.
इम्पल्स सबका निकल आएगा। इम्पल्स क्या आई? इम्पल्स माइनस इज चेंज इन मोमेंटम। 8 की कैप m इंटू वी माइनस यू, क्या वैल्यू आई है इसकी? माइनस माइनस जे क्या प्लस 8 के क्या जे कैप प्लस प्लस। 8। और जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना था तो ये रिमेंबर हमने एक फॉर्मूला लिखा था, फाइनल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। और इसको फिर हमने लिख दिया था, दिस इज फाइनल वेलोसिटी डॉट आई अपॉन आई, इनिशियल वेलोसिटी डॉट आई अपॉन आई। सो ये सॉल्व कर लो जो भी आता है। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, या बाय माइनस साइन ले सकते हो, बिकॉज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सो डॉट प्रोडक्ट लेके आया, सॉल्व कर लो इसको। ये आंसर आना चाहिए 6/17। चेक कर लो आ रहा है या नहीं। आई हमें पता है, वी एफ पता है, यू एफ पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई तो कैंसिल ही हो जाएगा। It should come out to be 18/51। न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास -4 -2 +24। 18/51 आ रहा है, चेक करो। वी एफ डॉट आई अपन यू एफ डॉट आई। ये सर 18/51 आ रहा था। 18/51 मीन 6/17 आ गया आंसर जो ऑप्शंस में था। ऑप्शंस में 6/17 था, बट 18/51 आ रहा है, सो 3 से कैंसिल हो जाएगा 6/17। नेक्स्ट टाइम करते हैं। मैं इसकी असाइनमेंट कल मॉर्निंग सेंड करूंगा, जिसमें कोलिजन्स के और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन भी होंगे। सेंटर ऑफ मास की थोड़ी वैसे मैं अगली बार ही करा दूंगा, अभी अपने पुराने 11th वाले रजिस्टर में से पढ़ लो। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, तो उसके बाद फिर उसके डाउट्स रख लेंगे। बट कल मॉर्निंग में असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, बट मिक्स होगी, बिकॉज ये अलग से यूनिट गिना जाता है कंपटीशन एग्जाम में, सेंटर ऑफ मास इन कोलिजन्स। तो उसी के असाइनमेंट सेंड करूंगा, सेंटर ऑफ मास इन कोलिजन्स के।